नमस्कार, साधना न्यूज मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ में हैं डॉक्टर राज शेखावत, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं क्षत्रिय करणी सेना के। अलग अलग समूह बनते हैं देश में और बिगड़ते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल मैं सर से यही करना चाहूंगा कि आखिर इस करणी सेना की आवश्यकता क्यों पड़ी। लेकिन उसके पहले मैं आपका स्वागत करता हूं साधना न्यूज मध्य प्रदेश के दर्शकों के लिए। धन्यवाद। शुरुआत तो मैं आपके स्वरूप से ही करना चाहूंगा। जिस तरह का आपका स्वरूप है, महाराणा प्रताप जो हैं वो एक हाथ पर बने हुए हैं, शहीद भगत सिंह बने हुए हैं और सत्यमेव जयते भारत का एक निशान बना हुआ है। ये अपने आप में एक अद्भुत बात है। ये क्या है, मतलब आप ये हालांकि पुरानी परंपरा रही है टेटू की हमारी, लेकिन ये जो चित्र देखकर मुझे कुछ एहसास हो रहा है कि देशभक्ति की भावना आपके अंदर बहुत ज्यादा बलवती है। मुझे आपको बताते हुए आनंद हो रहा है कि आपके साथ जो बैठा है एक राष्ट्र भक्त, राष्ट्र प्रेमी व्यक्ति बैठा है सर, जो कि देश की सेवा करके आ चुका है, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में तकरीबन 8 साल कश्मीर में अपना दायित्व निभा के आ चुका है। क्या बात है। जो हजारों आतंकवादियों का एनकाउंटर करके आपके साथ बैठा है, वो व्यक्ति आज देश के युवाओं को राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम का एक एग्जाम्पल देना चाहता है। और मैंने देखा है कि युवा टैटू का काफी शौक रखते हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी। और युवाओं का मैं भक्त हूं सब, क्योंकि इस देश का जो भविष्य है वो युवा ही है सब। इस तरह से यूथ को भी आप कनेक्ट। बिल्कुल, युवा, मेरा मैक्सिमम जो फॉलोअर्स है वो युवा ही है इस देश का। जी। और मैं ये जानता हूं कि इस देश का भविष्य इन युवाओं के हाथ में है जी। तो इन युवाओं को ये भी मैं बताना चाहता हूं कि इस देश के जो रक्षक थे, इस देश के सही में जो हीरो थे, वो शहीद भगत सिंह और महाप्रताप जैसे महापुरुष और वीरांगनाएं थी। जी जी। जब आप टैटू बनाए तो इन लोगों के बनाए। ये अशोक स्तंभ है, अपनी पहचान है, ये तिरंगा है जो हमारी पहचान है। और इस देश से बढ़ के, इस राष्ट्र से बड़ा हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। और ये युवा जो है, ये युवा जो हमारे देश की शक्ति है, उन युवाओं से मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि हमारे जो पड़ोस के जो देश है वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा देश का युवा शक्तिशाली बने। इसलिए वो क्या करते हैं, इस देश में नशा भेजते हैं, हेरोइन, कोकीन, गांजा, चरस भेजते हैं। कॉलेजों के बाहर उनके पेडलर खड़े होते हैं और इसको बेचते हैं। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि वो आपकी शक्तियों को खत्म करने के लिए, इस देश को खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। जी जी। पड़ोस के देश, आपको अलर्ट रहना है। हम उस विषय पर भी बातचीत करेंगे आपसे, लेकिन मैं भी स्वरूप पर बातचीत कर रहा हूँ। आप गोल्ड भी आपने पहना हुआ है, ये जो गोल्ड क्या है, ये शौक है या कुछ और? कोई शौक नहीं है, सिंबॉलिक ये कल्चर है हमारे राजपुताने का, हमारे क्षत्रियों का। और आप सब जानते हैं जब रजवाड़े हुआ करते, जब रियासतें हुआ करती थी, तो इसी तरह से राजा, महाराजा, युवराज रहा करते थे। जी जी जी। और मैं भी कहीं न कहीं किसी रियासत से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान में, और मैं मेरे कल्चर को छोड़ना नहीं चाहता। और आप देखिए, यहाँ सर से लेके पैर तक उस कल्चर को मैंने अपनाया हुआ है। जी जी। और ये कल्चर मात्र गुजरात या भारत देश में ही नहीं, मैं पूरे विश्व में जाता हूँ। जब मैं दुबई जाता हूँ, जहाँ मेरी कंपनी कार्यरत है, मैं जब वहां जाता हूँ तो भी ऐसे ही जाता हूँ। मैं यूएस भी जाता हूँ ऐसे ही जाता हूँ, मैं यूरोप भी जाता हूँ तो ऐसे ही जाता हूँ, ताकि पूरा विश्व जाने कि भारत की संस्कृति क्या है, भारत का कल्चर क्या है, भारत का पहनावा क्या है। और मुझे आपको बताते हुए आनंद होता है कि जो मेरी धर्मपत्नी है, जो मेरा परिवार है, वो भी इसी तरह से जो हमारा राजपूती परिधान है, उसमें ही आज भी अपने सारे जो है कार्यक्रम और कार्य करते हैं। हमें गर्व है, हमें खुशी है। ये जो जितने भी ऑर्नामेंट्स आप देखिए, सारे ऑर्नामेंट्स बिल्कुल ऐतिहासिक है। क्या बात, इनमें आपको कहीं भी ये चीजें आपको नहीं मिलेंगी। तो कहीं न कहीं हम इस राजपुताने के इतिहास को संजो रहे हैं और युवाओं तक पहुंचा रहे हैं कि भाई, वेस्टर्न कल्चर से तो हमारे भारत का कल्चर कई गुना बड़ा है, कई गुना सम्मानीय, कई गुना प्रेजेंटेबल है। बहुत अच्छी बात है। तो एक वही उद्देश्य लेके मैंने ये कल्चर किया है। और हाँ, ये अवश्य है कि भाई, ये जो केसरिया धारण किया है, ये केसरिया धारण करने के पीछे बहुत बड़ा मेरा उद्देश्य रहा है। ये सफेद वस्त्र जो धारण किया है, भीष्म प्रतिज्ञा है मेरी कि जब तक इस लोकतंत्र, लोकशाही में, मैं पूरे भारत देश में मेरे क्षत्रियों को संगठित नहीं कर दूंगा, एक नहीं कर दूंगा और सत्ता में इनका परचम नहीं लगा दूंगा, तब तक मैं ये दोनों वस्त्र को मैं बिल्कुल नहीं। आपने शुरुआत भी कर दी। अब एक सवाल उठता है कि एक समय था जब सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने हमारी सेना बनाई थी, हमारे देश के लिए, जापान भी गए थे, वहां पे सेना बनाई थी। लेकिन अब जब देश आजाद हुए, 60 साल से ज्यादा हो गए,
अब सेना की आवश्यकता इस देश में, क्या आपको लगता है कि आज भी कहीं कोई क्षत्रिय समाज में आवश्यकता है या कहीं कमजोर है, उसको स्ट्रांग करने के लिए, मजबूत करने के लिए सेना की आवश्यकता है? लेकिन सेना किसके विरुद्ध काम करेगी? मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं साहब, आवश्यकता क्यों है वो बताना चाहता हूं जी। लोकतंत्र, लोकशाही आई जी, 567 रजवाड़े हमारे थे, हमने देश की अखंडता के लिए समर्पित कर दी देश को जी। इतिहास उसके बाद हमारी जो उपेक्षा हुई है हम जानते हैं, हमें सत्ता से दूर रखा गया। 70 साल हो गए, हमारा कहीं अस्तित्व ही नहीं है सत्ता में, जबकि 567 झंडे और डंडे हमारे हुआ करते हैं। आज एक भी राजनीतिक पार्टी ऐसे नहीं है जो हमें टिकट देके खुश है साहब। नहीं, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी जितने राजनीतिक लोग हैं, बड़े जो मंत्री हैं, उसमें एक भी क्षत्रिय समाज नहीं है? बहुत लिमिटेड है, कम है। आपको मुझे बताते हुए दुख हो रहा है कि जहां विधानसभा में हमारा प्रभुत्व है, जहां लोकसभा में हमारा प्रभुत्व है, वहां हमें टिकट नहीं दी जाती है, जातिगत समीकरण बिठाया जाता है जी। तो क्षत्रिय करणी सेना या करणी सेना परिवार या करणी सेना के द्वारा एक ऐसा कैडर तैयार किया गया कि जिसके माध्यम से राजनीतिक पार्टियों को मैसेज जाए कि भाई राजनीतिक संगठन तो हमने भी बना दिया जी। अब बोलो, मैं माफी चाह रहा हूँ, आप अच्छी बात आप कह रहे हैं, हालांकि आप जो कर रहे हैं उसके पीछे बहुत पुनीत उद्देश्य है आपका, जिस से आपको देखकर लगता भी है। लेकिन क्या ये जातिवाद और क्षत्रियवाद से कुछ अलग कुछ है या वही कुछ है, वैसा ही है? तो खालिस्तान की एक वक्त बात हुई थी, नहीं कोई बात जैसे आप बात कर रहे हैं, खालिस्तान की बात अलग है सर। वो तो देखो, वो राष्ट्र हित की बात नहीं, हम तो राष्ट्र हित की बात करते हैं, हम तो सनातन धर्म की बात करते हैं, हम तो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हम तो हिंदुस्तान की बात करते हैं, हम तो हिंदुत्व की बात करते हैं सर जी। जब एक हमारे जो पड़ोस का जो देश है जी, वो अपने आप को मुस्लिम राष्ट्र कह सकता है जी, जो वो पाकिस्तान कह सकता है, जब हम इसको हिंदू राष्ट्र कहने जाते हैं, हिंदू राजस्थान कहने जाते हैं, हिंदू राष्ट्र कहने जाते हैं, तो हमें संविधान की दुहाई दी जाती है साहब। ऐसा क्यों? तो क्षत्रिय करणी सेना कभी भी विभाजन में नहीं मानती जी। हम तो इस देश को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, लेकिन ये राजनीतिक पार्टियों का शुरू से ध्येय रहा है कि वो जातिगत समीकरण के आधार पर ही टिकट की घोषणाएं करती आई है जी। इसीलिए करणी सेना ने ये सुनिश्चित किया कि अब हम कैडर तैयार करेंगे, गांव गांव जाकर हमने कैडर तैयार किया साहब। गुजरात में हमने वो एग्जाम्पल सेट किया जी, हमने लगातार 2 साल गांव गांव जाके हमने यात्राएं की सब, रैलियां की, सभाएं की, क्षत्रिय एकता यात्रा के माध्यम से गांव गांव जाके हमने लोगों को समझाया कि ये लोकतंत्र है, लोकशाही है, तलवार काम नहीं आएगी, यहाँ काम आएंगी आपका अंगूठा, आपके मतदान काम आएंगे। गुजरात में लाभ हुआ आपको? भयंकर लाभ हुआ सर जी, भयंकर लाभ हुआ। हमारा जो टारगेट था कि भाई पार्टियां ज्यादा से ज्यादा टिकटें हमें दे, और साहब इस बार हमने मैक्सिमम टिकट क्षत्रियों को दिलाई। और जब क्षत्रियों की परिभाषा में, जो मेरी क्षत्रिय परिभाषा में आते हैं, वो ओबीसी में भी क्षत्रिय आते हैं, हमारे बख्शी पंच में भी आते हैं, हमारे सामान्य में भी आते हैं। क्षत्रिय क्षत्रिय है, वो राजपूत है, ठीक है, आरक्षण का लाभ ले रहा है, हमें उससे आपत्ति तो अच्छी बात है, हमारा एक भाग आरक्षण का लाभ ले रहा है तो हमें खुशी की बात है। लेकिन उन क्षत्रियों को रोटी व्यवहार करवाना, उनके सर गिनवाना, वो लोकशाही की आवश्यकता है, लोकशाही की जरूरत है। तो हमने क्या किया साहब, यात्राओं के माध्यम से गांव गांव लोगों को जागृत किया। और सरपंच के जो चुनाव आए साहब, युवाओं को, हम ज्यादा युवाओं पे फोकस करते हैं साहब, क्योंकि देश की दिशा और दशा बदलने का काम युवा ही कर सकता है, हमारे से बूढ़े नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम युवाओं पे फोकस करते हैं, और फोकस करके और हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया, और मैक्सिमम सरपंच क्षत्रिय युवा हमने गुजरात में जीता है, और विधानसभा चुनाव में भी मैक्सिमम क्षत्रियों को हमने विधानसभा में जीत दिलवाई। और उसी तर्ज पे अब हम मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में वर्कआउट करने जा रहे हैं। अगले 4 महीने में मध्य प्रदेश में क्षत्रिय एकता यात्रा का आयोजन होने जा रहा है, और अगस्त 27 को भोपाल में क्षत्रिय एकता महाकुंभ का भी हम आयोजन कर रहे हैं। उसमें भी हमारा जो मेन मुद्दा है, वो हमारे समाज को सत्ता में जगह चाहिए। ये राजनीतिक पार्टियां आपके माध्यम से बिल्कुल सुन ले कि अब हमने जातिगत समीकरण कर लिया है, अब हमें जातिगत समीकरण के आधार पर हमें भी जहां जहां हमारा प्रभुत्व है वहां वहां हमें टिकटें दी जाए। हम सत्ता में आना चाहते हैं, क्योंकि हमारी उपेक्षा होती आई है 70 सालों से। अब हम उस उपेक्षा को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हम जातीय समीकरण के आधार से हम सत्ता में आएंगे, हम जनता की सेवा करेंगे। और ये तो छात्र धर्म है साहब कि क्षत्रियों ने अपने इतिहास रचाया सर, इस देश के लिए लाखों गर्दनें काटी है और लाखों कटवाई है साहब। ऐसे ही देश आपका सुरक्षित नहीं हुआ। महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी, ऐसे तो कई महान योद्धा हो गए जिन्होंने इस देश के लिए अपना बलिदान दिया। लोग कहते हैं कि क्षत्रियों की संख्या कम है, मैं भी जानता हूं कम है,
क्या करें, हमने देश के लिए, आप लोगों की रक्षा के लिए बलिदान दिए, इसलिए हम कम है। हमें इसका नुकसान लोकतंत्र में हो रहा है कि हमें राजनीतिक पार्टी टिकट नहीं दे रही। हमारी अच्छी बात कर राजनीतिक पार्टियों की अगर आप बात कर रहे हैं, यानी आपकी कोई स्पेशल राजनीतिक पार्टी नहीं है, भाजपा या कांग्रेस, जो उससे टिकट देगा आप उसका सपोर्ट करेंगे? सिंपल बात है सर, जो मेरे क्षत्रियों को ज्यादा से ज्यादा टिकट देगा, उनको प्रभुत्व वाली जो विधानसभाएं हैं, जो स्वराज चुनाव है, चाहे लोकसभा है, जो टिकट देगा वो पार्टी हमारी है। उस पार्टी को पूरा समर्थन करेंगे, फिर वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, एनसीपी हो, हमें तो सत्ता चाहिए सर। सत्ता लेके हम जनता की सेवा करना चाहते हैं। हमने सेवा की तो है सब जी, हमारे तो खून में सेवा है सर। हमने तो छात्र धर्म निभाना चाहते हैं, किंतु कहीं न कहीं उपेक्षा का हम भोग बने हैं, अब वो नहीं बनने देंगे। अब हम मैदान में उतरे हैं और हमारा एक ही लक्ष्य है, सत्ता, सत्ता और सत्ता। जी जी जी, आपकी कई मांगे हैं, हालांकि इसमें एक वाला पार्ट ये तो है ही सही, लेकिन क्या इसमें कोई शिक्षा को लेकर भी कोई आपका एक पार्ट है कि जो करणी सेना की बात हम कर रहे हैं या राजपूत समाज की हम बात कर रहे हैं, उसमें महिलाओं को शिक्षा को लेकर काफी पीछे हैं, हाशिए पर हैं, क्या उस पर भी कुछ फोकस कर रहे हैं? सब बिल्कुल, ये जो आपने बात कही, हमारा जो क्षत्रिय करणी सेना परिवार का जो एजेंडा है जी, उस एजेंडा में ये सब मांगे भी है, लेकिन मुख्य मांग हमारी सत्ता है जी। हम व्यसन मुक्त समाज चाहते हैं जी, देश प्रथा का हम विरोध करते हैं, ऐसी कई मांगे हमारे एजेंडे में है, किंतु वो मांगों को हमें लोगों को मार्गदर्शित करते हुए पूरा करना है। लेकिन ये जो मांगे हैं, जो सत्ता की मांग है, जो हिंदू राष्ट्र की मांग है, जो गौ हत्या मुक्त मध्य प्रदेश या भारत देश की मांग है, जो मतलब राष्ट्रमाता की मांग है, लव जिहाद के सामने कड़े कानून लेने जाने के समय कड़े कानून की मांग है, ये सारी मांगे हमें सरकारों से मनवानी पड़ेगी, क्योंकि लोकशाही में तो यही राजा है, यही महाराजा है, हमें इनके पास जाना होगा। तो क्यों ना ऐसा हो कि क्षत्रिय समाज खुद सत्ता में आए और सत्ता में आके ये सब मांगों का निकाल कर दे। आप बागेश्वर सरकार के पास में भी गए थे, वीडियो हमने देखे थे, और वहाँ पे आप लंबे समय तक रहे भी सही। गुजरात में जो हुआ हमको पता है कि एक लाठीचार्ज में आपके बड़े भाई जो हैं वो घायल भी हुए। आप भविष्य क्या है, क्या आप भी हिंदू राष्ट्र को प्रमुखता से बात करने वाले? बिल्कुल, मैं कल भी हिंदू राष्ट्र की बात करता था, आज भी करता हूँ, आगे भी करता रहूंगा। और सर मुझे रियली बहुत मैं खुश हूँ कि एक ऐसा महान संत हमारे बीच आ गया है, बाबा बागेश्वर धाम से, जो कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज है। सर मैं दिल से कहता हूं सर, उनके साथ राज शेखावत तन मन धन से जुड़ गया है। जरूरत पड़ी तो उनके लिए हम कुछ भी कर जाएंगे, क्योंकि वो एक ऐसे संत हैं जो साहब राष्ट्र हित की बात करते हैं, जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जो सनातन धर्म की बात करते हैं, जो राम राज की बात करते हैं, जो धर्म परिवर्तन रोकते हैं, जो लव जिहाद में अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं, जो हिंदू राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार है, जो खुले आम मीडिया में हिंदू राष्ट्र के लिए अपना पक्ष रखते हैं। साहब ऐसे महान संत के लिए सर राज शेखावत ने गुजरात में जो विरोधी थे उनको जवाब दे दिया है, और जरूरत पड़ने पे हमने पुलिस वालों के सामने भी अपना विरोध प्रदर्शन किया है। लाठीचार्ज होना ये तो भाग है सर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक चीज तो कंफर्म है कि क्षत्रिय करणी सेना परिवार या करणी सेना राष्ट्र हित में काम करना चाहती है, क्षत्रियों को संगठित इसलिए करना चाहती है ताकि क्षत्रिय संगठित होगा तो हिंदुत्व अपने आप संगठित होगा। आपने देखा होगा कन्हैयालाल की हत्या हुई उदयपुर के अंदर, तब लोगों ने क्षत्रियों पे कैसी आशा रखी कि काश क्षत्रिय यहाँ होता तो आज कन्हैयालाल की हत्या नहीं होती। तो सोचिए सब, देश का एक एक व्यक्ति चाहता है कि क्षत्रिय सत्ता में आए, क्षत्रिय अपना छात्र धर्म निभाए, किंतु मैं देश की जनता से कहना चाहता हूं सब, आपने 70 साल तक इन सबको मौके दिए हैं, एक बार योगी आदित्यनाथ की तरह क्षत्रियों को सत्ता में बिठा के देखिए। आपको वादा करता हूं साहब, ये जितने भी जिहादी तत्व है और जितने भी ये राष्ट्र हित के मुद्दे हैं, यदि उनका सॉल्यूशन ना हो तो मेरा नाम राज शेखावत नहीं साहब। और आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ पूरी करणी सेना परिवार पूरे भारत देश में लगी हुई है, और जितने भी विरोधी कान खोल के सुन ले, जरूरत पड़ी तो हम घर में घुस के भी जवाब देने के लिए तैयार है, क्योंकि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी जो कार्य कर रहे हैं वो देश हित का कार्य है, राष्ट्र हित का कार्य है, हिंदू राष्ट्र का कार्य है, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार का कार्य। मुझे दुख इस बात का है कि सर विरोध करने वाले भी हमारे हिंदू है जी। अरे भाई आप कहें कि दिव्य दरबार, तो दिव्य दरबार में वो
चिरंजीव बालाजी हनुमान जी जो हमारे भगवान है, उनकी शक्तियों से लोगों की सेवा तो कर रहे हैं। जी जी, तकलीफ क्या है तुम्हारे को? बहुत अच्छी आप बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि जो भी विरोधी है, अरे आप भी तो सनातनी हैं, क्यों विरोध करते हैं? और मुझे बताइए साहब, ये जो पादरी हैं, ये अपने मौलवी हैं, ये सब नहीं करते? ये सब आप उसको पाखंड कहते हो? आप हिंदू धर्म का यदि कोई संत कुछ अपने जो ये है शक्तियों को लोगों की सेवा में उपयोग करता है, तो आप उसको पाखंड कहते हो? बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गुजरात में हमने उसका जवाब दे दिया है और पूरे भारत में हम उसका जवाब देंगे। ये दिव्य शक्तियां हैं, बालाजी के साधक हैं आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, और बालाजी चिरंजीव है, तो हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। और भारत के जो लाखों लोग वहां आते हैं, वो स्वयंभू आते हैं, कोई आमंत्रण तो नहीं भेज जाता है, तो स्वयंभू सब आते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के पास शक्तियां हैं और उससे लाभ होता है, तो इसका विरोध बंद होना चाहिए, और जो विरोध करेगा उससे करनी सेना परिवार निश्चित। लेकिन आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम, मैंने पहले भी कहा कि अच्छा काम कर रहे हैं आप। अपनी समाज को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, जोश भरने की बात कर रहे हैं, जो पुरानी संस्कृति जिसको लौटाने की बात कर रहे हैं। लेकिन एक जो सवाल आपके पास पहले भी आया होगा और भविष्य में भी आएगा कि हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश की बात होती है, सब साथ में रहने वाले की बात होती है। ऐसे में आपको लगता नहीं है कि कहीं ये बात सामने आएगी कि एक वर्ग जो है मजबूत हो रहा है, कमजोर हो रहा है? हिंदू राष्ट्र की जब हम बात करते हैं तो कहीं ऐसा लगता है कि हम धर्मनिरपेक्षता से अलग जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आप डॉक्टरेट हैं, आप काफी कुछ जानकार भी हैं, इसलिए मुझे चाहूंगा कि ईमानदारी से इसका जवाब। सर मैं आपको ईमानदारी से जवाब देता हूँ जी। जब ये देश आजाद हुआ जी, तब इस देश के दो टुकड़े हुए जी, विभाजन हुआ जी। मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बना जी, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान बना जी। स्वीकारते हैं सर ये चीज? सच्चाई है, इतिहास है, दुनिया जानती है सर। अब मुसलमानों को तो पाकिस्तान मिल गया जी, आज वो पाकिस्तान कहते भी हैं, ठीक है, और मुस्लिम राष्ट्र भी कहते हैं, लेकिन हम कहां? हमें हिंदुस्तान मिला, हम इसको हिंदू राष्ट्र कहते हैं, तो संविधान की दुहाई दी जाती है। अच्छा, संविधान की दुहाई दी जाती है क्योंकि संविधान में आर्टिकल 30 और 31 के में साथ ऐसा कुछ मेंशन किया हुआ है कि आप इसे हिंदू राष्ट्र नहीं कह सकते। तो मैं एक चीज पूछूं साहब, आज 70 साल से संविधान चला आ रहा है, क्या इसकी समीक्षा की आवश्यकता नहीं है क्या? इसमें भी तो समीक्षा हो सकती है ना सर, क्यों नहीं हो सकती? भाई परिवर्तनशील है, सभी नियम परिवर्तनशील है। तो मैं जानता हूं कि मेरा भगवान, मेरा राम, मेरा परमात्मा वो समय भी लाएगा कि ये धर्म निरपेक्षता का जो एक आर्टिकल है वो भी कहीं न कहीं जी परिवर्तनशील होगा। और मैं आपसे वादा करता हूं कि साहब, हिंदू राष्ट्र का मतलब ये थोड़ी है कि यहाँ धर्म निरपेक्ष जो लोग हैं वो चले जाएंगे। नहीं भाई, रहो ना जी भाई, हिंदू भी रहे, मुस्लिम भी रहे, सिख भी रहे, ईसाई भी रहे, सब रहे। हमने कहा किसी को निकाला है। जो अपने आप को हिंदुस्तानी मानता है, जो हिंदुस्तानी है वो तो रहे जी, और जो नहीं है उसे हम रोकेंगे भी नहीं। अच्छा, एक 2 सेकंड हम रोकेंगे भी नहीं जी। जो हिंदुस्तानी नहीं मानता है वो जाए ना भाई, पाकिस्तान है, चाइना है, अमेरिका, जहां जाना है जाए, लेकिन हिंदू राष्ट्र तो बनेगा। और जब पाकिस्तान में मुस्लिम राष्ट्र है और वहां भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रह रहे हैं, तो हम यहाँ क्यों नहीं रह सकते? इसलिए धर्म निरपेक्षता की बात तो सिर्फ संविधान की दुहाई देके हमें रोकने के लिए की जा रही है। मैं केंद्र सरकार से, माननीय मोदी जी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मोदी साहब, आप तो हिंदू राष्ट्र की घोषणा करें, बाकी सब हम देख लेंगे। क्योंकि जर्नलिस्ट के बतौर, मीडिया के बतौर हमारा धर्म है कि हम सवाल करें आपसे। एक 11 सवाल भी उठता है कि क्या होगा यदि क्योंकि आज भी देश चल रहा है, कल भी चलता रहेगा, हिंदू राष्ट्र ना बने तो क्या हो जाए? क्या कोई डर है? अगर आपको कोई एक ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि भविष्य अगर में हिंदू राष्ट्र नहीं बनता है तो शायद ये डर पैदा होगा, क्या कोई और प्रजाति या सर मैं आपको बताऊं, कब्जा कर? इतिहास गवाह है जी, इतिहास गवाह है, जब जब जी इन मुस्लिमों की संख्या बढ़ी है, इनकी शक्ति बढ़ी है, इन लोगों ने हम लोगों पे अत्याचार किया है, हम लोगों पे इन्होंने कब्जा किया है। उसके लिए आप देखें तो आसपास के अपने कई ऐसे देश जो हमारे पड़ोसी देश है वो आपको इतिहास में मिल जाएगा। और छोड़ो तो कश्मीर देख लो आप, जीता जागता उदाहरण कश्मीर है कि जहां पे जैसे इनकी संख्या बढ़ी, इनके पास हथियार आए, इन लोगों ने वहां से पंडितों को भगा दिया, अत्याचार किया, माताओं बहनों के साथ इन्होंने बलात्कार किया, बच्चों को गोलियां मारी। सही है कि नहीं जी? तो सर मैं तो यही कहना चाहता हूं कि ये सच्चाई है। जिस दिन इनकी संख्या बढ़ेगी, इनके पास सत्ता आएगी और जिस दिन ये अपने शक्तिशाली बन जाएंगे, उस दिन आपको नहीं बख्शेंगे। आज जनसंख्या वृद्धि में ये लोगों की जनसंख्या की जो बढ़ने का प्रमाण है वो आप देखो,
कैसे दर 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 बढ़ रहा है। मतलब ये डर आपका क्या जी, ये डर तो है सर, पूरी रणनीति है, पूरी रणनीति है इनकी, पूरा प्लानिंग से चल रहे हैं कि इतने सालों के बाद हमारी संख्या इतनी हो जाएगी, इतनी कर देनी है और फिर इस भारत देश पे हमें राज करना है। ये इनकी रणनीति है साहब, हमें उससे रोकना होगा। अब उसके लिए सरकार सुनिश्चित करे जनसंख्या नियंत्रण कानून का प्रावधान लाके और इनको रोके। अन्यथा मैं हिंदुओं से कहना चाहता हूं, हम दो हमारे दो जाए भाड़ में, हम दो हमारे भी 5, 7, 10 पैदा करने का अपने कार्य शुरू करना पड़ेगा। और सरकार की यह जिम्मेवारी है कि इन हिंदू परिवार के उन बच्चों को रोजगार लगाए और उनकी व्यवस्थाएं करे, सरकार सुनिश्चित करे। आज अगर 1 और 2 है रोजगार, बेरोजगारी की इतनी बड़ी समस्या है, तो 4 या 5 होने की बात तो कहां कैसे होगा? सर सब कुछ जाए, सब कुछ ये परमात्मा है ना, परमात्मा जो इस दुनिया में लोगों को लाता है वो सारी व्यवस्थाएं करता है और ये सरकार की जिम्मेवारी है सर, ये सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार कर सकती है सर। मैं आपसे वादा करता हूँ आज भी कई ऐसी जगह है जहां पे सरकार इन लोगों को, जैसे भी आपने देखा ये जो उन्होंने एक वो लाए हैं 4 साल का आर्मी एयरफोर्स नेवी का जो लाए हैं, एक एम्प्लॉयमेंट लाए हैं, उससे भी लाभ ही है, नुकसान थोड़ी है, रोजगार तो क्रिएट हुए ना। वैसे सरकार के पास सारी सुविधाएं साहब, सरकार को सिर्फ और सिर्फ इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। तो मैं तो यही कहूंगा, देश हित और राष्ट्र हित में जरूरत पड़े तो हमें 5, 7, 10 बच्चे पैदा करने से नहीं रुकना चाहिए, और क्योंकि वो देश और राष्ट्र हित की बात है, देश की रक्षा की बात है, देश के उज्जवल भविष्य की बात है। मैं समस्त सनातनियों से मैं यही कहूंगा, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी का भी यही कहना है कि हम भी हमारी संख्या कम ना होने दें। साथ ही समस्त कर्णी सैनिकों से मैं 2 हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हम आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा मुझे एक आदेश दिया गया है कि जितने भी कर्णी सैनिक है, जितने भी सनातनी हैं, वो अपने कपाल पे तिलक अवश्य लगाएं, रोज लगाएं, और ये कार्य हमें अवश्य करना है ताकि सनातन और सनातनी और हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र हमारा सदैव। देखिए आप निश्चित रूप से आपके अंदर जो ऊर्जा है और जिस ढंग से आप संगठित कर रहे हैं लोगों को, वो वाकई बहुत प्रशंसनीय है। लेकिन क्या भविष्य में गरीबी और महंगाई जैसी समस्याओं को भी आपके एजेंडे में आप शामिल करने वाले हैं? सर ऐसा है, लोकशाही लोकतंत्र में गरीबी, महंगाई ये सब राजनीतिक बिंदु है जी, और इन बिंदुओं पर राजनीतिक पार्टियों को अवश्य बहुत ही ध्यान से सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि देश का एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए, उसके पास रोजगार होना चाहिए सर। और जहां तक मेरा मानना है, मौजूदा जो राजनीतिक पार्टी है, जो केंद्र सरकार है, चाहे प्रदेश सरकार है, जो भी है, वो इस पे ध्यान यदि ज्यादा देंगी तो मुझे नहीं लगता कि गरीबी इस देश में रहेंगी, और काफी हद तक ये लोग ध्यान दे भी रहे हैं, लेकिन और युद्ध स्तर पर देने की आवश्यकता है। तो मैं अवश्य आपके माध्यम से राजनीतिक पार्टियों से कहना चाहूंगा, क्योंकि ये देश वही चलाते हैं, तो वो उनका दायित्व बनता है कि जो जिन लोगों ने आपको मैंडेट देके सत्ता में भेजा है, एटलीस्ट वो भूखे ना सोए, उनके बच्चे भूखे ना सोए, उन्हें बिजली, पानी और चिकित्सा जो उनका मूलभूत अधिकार है वो मैं तो बोलता हूँ मुफ्त में ही मिलना चाहिए। जी। मैं इस विचार पे, मैं अरविंद केजरीवाल जी के इस विचार पे मैं सहमत हूँ कि वे बिजली, पानी और चिकित्सा वो हमारी मूलभूत हमारी आवश्यकता है, और सभी राजनीतिक पार्टियों को बिल्कुल युद्ध स्तर पे उनको उसकी व्यवस्थाएं हर प्रदेश, हर जिले, हर तहसील में करनी चाहिए। और भविष्य में यदि कोई राज शेखावत जैसा कोई बड़ा आदमी या बड़ा जो सेवक है कहीं वहां बैठता है, तो सर मैं आपको वादा करता हूं कि ये चीजें जो मूलभूत सुविधाओं की जो आवश्यकता है वो अवश्य पूर्ण होगी, और वो बिल्कुल युद्ध स्तर पे होगी। जी तो अंतिम सवाल है मेरा कि क्या आप राजनीतिक पार्टियों को ये कहने वाले हैं कि महिलाओं को भी, क्षत्रिय समाज की जो महिलाएं हैं उनको भी टिकट दिया जाए? मेरी जो टिकटों की मांग है वो महिला और पुरुष को लेके नहीं है, हम तो ये चाहते हैं हमारे क्षत्रियों को मिले, वो चाहे महिला को मिले, चाहे पुरुष को मिले, चाहे युवा को मिले, चाहे बुजुर्ग को मिले, हमें जहां जहां हमारा प्रभुत्व है, जो विधानसभाओं में हमारी संख्या है, जहां जहां हम निर्णायक है, वहां वहां हमारे क्षत्रिय व्यक्तियों को आप टिकट अवश्य देना, अन्यथा इस बार वोट की मार क्षत्रिय समाज आपको मारेगा। उसे दुर्भाग्य किस बात का बताऊं मैं जी, आज जो संरक्षित जो विधानसभा है, जो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए संरक्षित कर दी गई है सर, उसमें 90% विधानसभाओं में क्षत्रियों की बहुमति है साहब। दुर्भाग्य देखो, जानबूझ के एक षड्यंत्र के तहत क्षत्रियों को सत्ता से दूर रखने के लिए क्या मानते हैं? कारण क्या? सर क्षत्रियों को सत्ता में नहीं आने देना चाहते हैं ये लोग, राजनीतिक पार्टी। कारण सीधा है, एक बार क्षत्रिय सत्ता में आ गया तो वो कभी
उसको जनता उसको छोड़ेगी, जनता उसको, जैसे योगी आदित्यनाथ आ गए ना, उनको जनता छोड़ नहीं रही है, जनता उसको फिर जिता रही है उनको फिर, क्योंकि क्षत्रिय का छात्र धर्म निभाएगा, क्योंकि इतिहास गवाह है क्षत्रियों ने अपने छात्र धर्म के लिए अपने बच्चों तक की बलि दे दी है सब। तो ये जो हमारी मांग है वो सीधी सीधी मांग है कि भाई हमारे जो क्षत्रिय परिवार है और जो ये समीक्षा की आवश्यकता है कि जो आपने रिजर्व सीटें दी है अनुसूचित जाति जनजाति को, उस पर आप समीक्षा करो, जहां उनकी संख्या वहां दो, हम ये नहीं कहते मत दो, पर जहां उनकी संख्या है, जहां उनका प्रभुत्व है, वो सीटें आप रिजर्व करो, ना कि जहां हम क्षत्रियों की संख्या है, हमारा प्रभुत्व वो सीटें रिजर्व करो, क्योंकि उससे हमें नुकसान हो रहा है। हमारे वोट वहां 90% है और हम वहां पे उम्मीदवार खड़ा नहीं कर सकते। ये कहाँ का देश, कहाँ का राज्य और ये कहाँ की नीति रूल्स। राज शेखावत जी, आपसे बातचीत हुई और विश्वास कीजिए कि बहुत ऊर्जा के साथ में आपने बातचीत की और अपनी हर बात को बहुत मजबूती के साथ में रखने की कोशिश भी की और आम जनता तक वैसे प्रेषित भी हुई। बहुत सारा धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मेरे विचारों को। तो राज शेखावत जी से बातचीत हुई, डॉक्टर राज शेखावत जी से बातचीत हुई, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं क्षत्रिय करणी सेना के, और इनका अपना एक एजेंडा है कि हिंदू राष्ट्र बने और जो क्षत्रिय समाज है उसे एकजुट होकर आगे बढ़ाएं। और राजनीतिक पार्टियों से इनकी मांग है कि वो समाज के लोगों को जगह दें, टिकट दें। बहरहाल राजनीतिक पार्टियां इस बात को मानती हैं या नहीं ये वक्त बताएगा, और यदि नहीं मानती है तो करणी सेना क्या करेगी इस पर भी हमें इंतजार करना होगा। लेकिन निश्चित रूप से आपकी जो ऊर्जा है बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा काम ये कर नहीं मानेगी तो निर्दलीय खड़े किए जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। झंडा हमारा होगा, डंडा भी हमारा होगा, हमारा ही बैनर होगा, बिल्कुल हमारे उम्मीदवार उतारे जाएंगे, निर्दलीय उतारे जाएंगे और जवाब दिया जाएगा। साधना मध्य प्रदेश पर ये आपने एक बात कह दी है, बयान दिया है कि निर्दलीय उतारे जाएंगे, बिल्कुल राजनीतिक पार्टियां करणी सेना बिल्कुल करेगी। अच्छी बातचीत हुई और निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि आप ये कार्यक्रम देखें और इस कार्यक्रम को अपने लोगों तक भी पहुंचाएं, ताकि ये ऊर्जा से भरा हुआ जो कार्यक्रम है राज शेखावत जी की जो ऊर्जा है ये लोगों तक पहुंच सके। बहुत सारा धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश। जय हिंदुस्तान।